जय हिंद साथियों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रंथ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज तो चली रही है, मिडवल हिस्ट्री की भी सीरीज उसके साथ चलेगी और इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री की एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें केवल एक ओवरव्यू देखा गया और उस वीडियो में हमने ये देखा कि हमें आधुनिक भारत में कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, क्या उसका सीरीज रहा, क्या क्रम रहा और एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया था। जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले आधुनिक भारत की शुरुआत जब यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन होता है। दूसरा हमने देखा था कि यूरोपियों का चाहे अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य विस्तार कैसा होता है, फिर अंग्रेजों द्वारा विभिन्न नीतियाँ कैसे लागू की जाती हैं, फिर भारत में एक ग्रेट रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, और उसके साथ ही सन्यासी विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, कुछ नागरिक विद्रोह देखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ मिसनिलियस में, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, फिर उसके बाद कौन सी किसने पुस्तक लिखी थी, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पूरे एक एक सीरीज में क्रम से एक एक चैप्टर को उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या आधुनिक भारत में होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया, यह पूरा सेशन, ये क्लास अटेंड कर लिया, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप चाह कर भी आप कभी भूल नहीं पाएंगे। पूरे कहानी के माध्यम से आपको यह याद हो जाएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज शुरू करते हैं जो सबसे पहला चैप्टर, आधुनिक भारत का इतिहास। और यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्या रीजन रहता है, क्या कारण रहता है? अब मैं फिर से पुराने अंदाज में वापस आ रहा हूं। मतलब पुराने ऐसे क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है? इससे पहले क्यों नहीं आते हैं? आखिर अचानक कौन सी ऐसी घटना घट जाती है कि सबको लगने लगा नहीं भैया भारत चलना है? कैसे क्या क्या होता है इधर देखेंगे। अगर इधर ये देखेंगे, अगर देखेंगे कि सबसे पहले इधर केरल में क्या होता था, मसाले ज्यादा होते थे केरल वाले क्षेत्र में। इधर क्या था, अरब व्यापारी यहां से मसाला खरीदते थे और इसको सब ले जाके यूरोप में बेचते थे। यूरोप वाले हिस्से में बेचते हैं, यानी अरब व्यापारी क्या करते थे, केरल से मसाला खरीदते थे। केरल ही क्या, पूरा अगर देखा जाए इधर इंडोनेशिया वाले क्षेत्र और भारत में मसाले की उपज ज़्यादा होती थी। यहाँ से मसाला लेते हैं और उठा के यूरोप में बेच देते हैं। इधर ही था कस्तूनिया, यहां से अरब व्यापारी मसाले लाते हैं और कस्तूनिया में लाते हैं और यहां से इटली के जो व्यापारी थे, इटली के व्यापारी पूरे यूरोप में मसाले का व्यापार करते हैं। यूरोप में मसालों की खपत बहुत ज्यादा थी। जैसा हमने बताया कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन से आपको पूरा सारांश समझना पड़ेगा। अरब व्यापारी यहां से मसाले उठाते हैं, कस्तूनिया में केंद्र रहता है, वहां से इटली व्यापारी उठाते हैं और पूरे यूरोप में क्या करते हैं, मसालों का वितरण करते हैं। अब होता क्या है कि 1453 में यहीं पे युद्ध हो जाता है उस्मान, वो सब मैं बाद में बताऊंगा बहुत डिटेल में। और यहाँ पे क्या होता है, लड़ाई हो जाता है और व्यापारी को, जितने भी विदेशी व्यापारी थे, इनको भगा दिया जाता, चल भाग यहाँ से भगो, अब हम तुम्हें यहाँ पे व्यापार नहीं करने देंगे। अब ये क्या करते हैं, यानी आपने देखा जो व्यापार होता था, ये यूरोप में मसालों का व्यापार ठप पड़ जाता है, व्यापार बंद हो जाता है। इधर खूब मसाले की खपत होती है,
खूब कभी मैगी है तो कभी खूब मांस ज़्यादा खाते थे, मांस में मसाले की ज़रूरत होती थी, कभी कुछ खाते थे, मसाले की खपत अत्यधिक होती थी और यहाँ पे मसाले का अचानक बंद हो जाना, और यही कारण रहा कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ क्या था कि अरब व्यापारी से इधर से सब पूछ रहे इटली वाले व्यापारिया कि बताओ भाईवा कि कहाँ से मसाला लाते हो। कहा नहीं बताएंगे, तुम भी चले जाओगे। कहा लो यार 2 पैसा बढ़ा के ले लो लेकिन बताई दो। अब यार अब व्यापारिया कहते हैं कि अच्छा उधर एक भारत है देश है, वहां से हम लोग लाते हैं और तुम लोग को मसाला बेचते हैं। और यही व्यापारी सुने रहते हैं कि कहीं एक भारत नामक देश है और वहां से ये मसाला लेते हैं और यूरोप में व्यापार करते हैं। और यही बात जैसे ही मसाला कि यहाँ पे व्यापार बंद होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ से यूरोपीय व्यापारी और यूरोपीय जो भी पुर्तगाल उसमें से सर्वप्रथम ऐसा हुआ जो भारत की खोज करने निकल जाते हैं। पुर्तगाल में अगर देखा जाए, मैंने कहा यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो यूरोपीय कंपनी का आगमन में आप वही देखेंगे, सबसे पहले पुर्तगाल को देखेंगे। पुर्तगाल जब सबसे पहले भारत में 1498 में आते हैं और 1961 में जाते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाल के बाद आप देखेंगे कि यही डच आते हैं, डच के बाद देखेंगे अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद अगर आप देखेंगे तो कौन आता है, डेनिस आते हैं भैया। उसके बाद कौन आते हैं भैया, फ्रांसीसी आते हैं भैया। इस तरीके से देखा जाए कि ये यूरोपीय कंपनी का आने का सीरीज रहा। क्रम पूछा जाता है, पिछले वीडियो में हमने बता चुका था कि सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच कहेंगे अच्छा बस तुम ही जाओगे, हम भी भारत से मसाले का व्यापार करेंगे। अंग्रेज कहेंगे अरे भाई हम तुम्हारे भी दद्दा हैं और इसके भी दद्दा हैं, पहले इसको मारेंगे फिर इसको मारेंगे और पूरे भारत की सत्ता को कब्जा कर लेंगे। फिर उसके बाद डेनिस कहते हैं जब सब जा रहे हैं तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, और डेनिस भी जाएंगे। फिर फ्रांसीसी कहेंगे हम किसी से कम नहीं, तुम लोग जाओगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे। इस तरीके से ये भारत आने का सीरीज रहा। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। डेट अगर याद करेंगे तो ये 1605 में, ये 1608 में भैया, 1608 में, ये 1620 में और यह 1668 में। ये इनके आने का क्रम रहा। यानी भारत आने का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच। पुर्तगाली आएंगे तो डच वाले कहेंगे हम कहाँ नहीं जाएंगे, अंग्रेज कहेंगे हम भी जाएंगे, फिर डेनिस आएंगे, फिर फ्रांसीसी। 1498, 1605, 1608, 1620, 1668 ये रहा सीरीज। आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे इसी को सीरीज को बढ़ाते हुए आगे और देखते हैं। कस्तुनिया में हमने देखा कि अधिकार हो जाता है, अब इन लोग के सामने मजबूरी हो जाती है कि कैसे भी करके भारत को खोजना तो बहुत जरूरी हो गया है। अब भारत को ये सब कैसे खोजेंगे। उस समय देखा जाए यूरोप में, यूरोप की स्थितियां देखिए, यूरोप में पुनः जागरण की भावना आ गई थी। पुनः जागरण में वैज्ञानिक खोज अपने चरम पर आ गया था। पिछले वीडियो में हमने बताया है भाइयों, वैज्ञानिक खोज की बात अगर जैसे ही करेंगे तो इसी में अगर देखेंगे आता है वास्को डी गामा और भारत की खोज करेगा। उस समय पुर्तगाल का जो राजकुमार था, पुर्तगाली राजकुमार, और ये पुर्तगाली राजकुमार का नाम था डॉन हेनरिक। पुर्तगाली राजकुमार का नाम था डॉन हेनरिक। इसी को हेनरी द नेविगेटर कहा गया। हेनरी द नेविगेटर कहा गया, सॉरी नेविगेटर कहा गया, हेनरी द नेविगेटर कहा गया। ये एक ऐसा राजकुमार था जो साइंटिफिक खोजों पे बड़ा भरोसा करता था।
इसका इसमें इंटरेस्टेड था कि काफ़ी नाव बनाओ, नाव को संचालन करो। जितनी भी साइंटिफिक खोजें होती थी उसमें हेनरी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्व रहता है। अगर यह हेनरी ऐसी सोच का है तो वो क्या देगा, बढ़ावा देगा। बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी नाव को बनाने का जन्मदाता भी माना गया हेनरी। इस तरीके से जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं एक अच्छे शिक्षक की तलाश करूँ और शिक्षा को एक अलग लेवल पे, एक चरम लेवल पे पहुंचाऊं। और जैसे ही हेनरी द नेविगेटर ये आता है, इसने क्या किया, और वही भारत की खोज, सबसे पहले बड़ी बड़ी नावें बनती हैं और बार्थोलोम डियाज को कहता है कि देख भैया, बस पूरे दिन सोए रहते हो, जाके भारत की खोज करो। किसकी खोज करो? भारत की खोज करो। और ये बार्थोलोम डियाज, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, ये बार्थोलोम डियाज ये क्या करता है, 1487 में भारत की खोज करने निकल जाता है। और यही पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से निकलता है। और कहाँ के खोज में निकल जाता है भैया? तो निकल जाता है भारत की खोज में। अब यहाँ पुर्तगाल में लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, यहां से निकलता है। किसकी खोज में निकलेगा? भारत की खोज। ये था क्या, इधर से ये निकलता है और निकलते 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 यहां तक आ जाता है। जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास पहुंचता है, बार्थोलोम डियाज जब थक जाता है, कहता अहि दादा, ये तो हम लग रहा है रास्ता भटक गए। और इस तरीके से डियाज क्या होता है, रास्ता भटकने लगता है, कहता हमारे बस की बात नहीं है। और यहीं पे रास्ता भटक जाता है और ये कहता है अब हमारे बस की बात नहीं है, और वापस चला जाता है। और हेनरी से कहते कि देखो महाराज, हमारे बस की बात नहीं है भारत की खोज कर पाना। और यह रास्ता भटक के पुनः वापस आ जाता है। कब? 1487 में। अब हेनरी कहता है कि तुम महामूर्ख हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, चले थे भारत की खोज करने। और हेनरी हार नहीं मानता है। ये कहता तुमको क्या लगता है कि हमारे तर्कस में और कोई तीर नहीं है? और यही हेनरिया तीर निकालता है किसको? वास्को डिगामा को। और यही वास्को डिगामा आएगा किसकी खोज करने भैया? तो भारत की खोज करने आएगा। और वास्को डिगामा क्या करता है, एक बड़ी जहाज लेकर, जिस जहाज का नाम था सायोग्रेवियल नामक जहाज लेके उस पे दूरबीन लगा के बैठ जाता है और भारत की खोज में निकल जाता है। यही लिस्बन से निकलता है। इहो अफ्रीका पहुंचते हैं तो कहते हैं अरे ई कहाँ हम आ गए, आंखें चौंकने लगती हैं। कैसे चलो, फिर सोचता है नहीं, वहां पे जाएंगे बेइज्जती होगी, हेनरिया कहेगा कि अरे ससुर तुम लोग पे इतना हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, तुम लोग वापस भाग आ रहे हो। यही सोच के वास्को डिगामा क्या करता है, चलते 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 गुजरात के निकट पहुंच जाता है। यहीं पे इसको एक पथ प्रदर्शक मतलब एक यात्री मिलता है, अब्दुल मजीद। कहीं कहीं नाम इसका अब्दुल हनीफ लिख जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब्दुल मजीद कई बुकों में देखा अब्दुल मजीद ही था, हनीफ भी एक जगह लिखा था। अब्दुल मजीद से मिलता है। और वास्को डिगामा जब अब्दुल मजीद से मिलता है तो ये कहता है कि देख भाईवा, हम रास्ता भटक गए हैं, हमको भारत आना। ये भारत कहाँ आए हो? ये कहता है सही जगह आए हो, भारत तो आए हो। तो कहते तुमको जाना कहाँ है? कहते वो बताओ मसाला कहाँ मिलता है यार, वहाँ पे बड़ा हेनरिया हमको मार रहा है। कह रहा है जल्दी से जाओ, मसाले के लिए लोग वहाँ मर रहे हैं, जल्दी से मसाला खोज कर लाओ। ये कहते आए तो हो भैया, सही में तुम आए हो भारत, लेकिन ये गुजरात के निकट, और यहाँ तुमको काम मिलेगा, नमक मिलेगा।
थोड़ा सा नीचे जाओ और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, मसाला मिलेगा। और यही अब्दुल मजीद वास्को डिगामा को रास्ता दिखाता है, और राह दिखा देते हैं, रास्ता दिखा देता है और यहाँ पे नीचे पहुँच जाता है, कहाँ पे, केरल। और इस तरीके से 20 मई 1498 को पहली बार भारत की धरती पे कदम रखेगा कौन, वास्को डिगामा। और यहीं पे तत्कालीन शासक जिमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। किसने स्वागत किया, जिमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। इस तरीके से आपने देखा कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर डाली। 20 मई 1498 को जिमोरिन ने इसका स्वागत किया। मैंने अभी इससे पहले कहा था कि पुनः जागरण की स्थिति, अगर पुनः जागरण की बात किया जाए वैज्ञानिक खोज, तो केवल भारत की ही खोज नहीं हुई थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली थी। किसने, ध्यान रखना बच्चा कि आपसे एग्जाम में पूछेगा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली। इधर कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर डाली, कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज कर डाली। तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कर डाली। किसकी, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कर डाली। इस तरीके से जब पुनः जागरण की स्थिति होती है, उस समय यूरोप में धार्मिक आंदोलन भी चलाए जाते हैं और तरह तरह की वहाँ पे मानवतावाद से संबंधित भी बात की जाती है। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं जहाज से रिलेटेड, तो यहाँ पे हेनरी द नेविगेटर को आप देख सकते हैं और अब्दुल मजीद। इतने में क्वेश्चन कहाँ से आएगा प्रभु, ये देखिए साहब, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले उस समय कौन था भैया राजकुमार पुर्तगाल का, हेनरी द नेविगेटर, और इसी का नाम था डॉन हेनरिक। अगर यह क्वेश्चन पूछ दिएगा कि वहां का उस समय शासक कौन था, तो शासक मैनुअल प्रथम था। ठीक है, मैनुअल प्रथम शासक था और यही डॉन हेनरिक वहां का राजकुमार था। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, जब वास्को डिगामा भारत आता है तो उस समय पुर्तगाल का राजा रहता है मैनुअल प्रथम, और उस समय का राजकुमार प्रिंस डॉन हेनरिक, और यही साइंटिफिक खोज को काफ़ी बढ़ावा देता है और इसी को इतिहास में हेनरी द नेविगेटर के नाम से प्रसिद्ध था। और ये क्वेश्चन आएगा, लिस्बन से सबसे पहले कौन निकलता है, बार्थोलोमेव डियाज, और ये क्या करता है, भारत को खोजने में असफल हो जाता है। फिर उसके बाद 11 साल बाद 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर डाली। किसके रास्ता सुझाव पे, अब्दुल मजीद के। सबसे पहले कहाँ कदम रखा, यही केरल। केरल में कोचीन, और कोचीन में ही पहला कारखाना खोला जाता है पुर्तगालियों के द्वारा, अभी देखेंगे इसे। और उसका स्वागत किसने किया था, तो जिमोरिन तत्कालिक शासक था और वहाँ पे वास्को डिगामा का स्वागत करता है। आई होप सो कि इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उस समय कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली, कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तस्मान ने न्यूजीलैंड की। आई होप सो कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि वो किस जहाज से आया था, तो सायोग्रेवियल नामक जहाज से आया था। किस जहाज से आया था, सायोग्रेवियल नाम के जहाज से आता है कौन, वास्को डिगामा। तो आई होप सो कि पूरा इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे वास्को डिगामा आता है और ये क्या करता है, यहाँ से काली मिर्च खरीदता है। क्या खरीदता है भैया, काली मिर्च खरीदता है, और यही काली मिर्च ले जाकर बेचता है यूरोप में। कहाँ बेचेगा भैया, यूरोप में बेचते हैं, और पता है कुल कितना फायदा होता है, कुल 60 गुना फायदा होता है। और ये वास्को डिगामा आता है, काली मिर्च खरीदता है, यानी 1 रुपये का खरीदा तो 60 रुपये का बेच दिया। सोचो कितना फायदा हुआ होगा, और कुल 60 गुना का फायदा होता है। और यही पूरा यूरोप में उस समय तहलका मच जाता है कि वास्को डिगामा गया था, भारत खोजा है, जिमोरिन ने उसका स्वागत किया है और वहाँ से काले मिर्च लाया है और यूरोप में बेचा है और 60 गुना फायदा हुआ है।
तब वही तो पुर्तगालिया जब खोजते हैं तो बाकी कहते हैं अरे बाप रे बाप, अरे दादा इतना ज़्यादा फायदा, और पूरा लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसी। एक बार मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले पुर्तगाली, 60 गुना फायदा पूरे यूरोप में तहलका, हम भी फायदा लेंगे। तो उसके बाद डचवा कह रहे हैं हम कहें पीछे चले, डच भी शुरुआत कर दिए, अंग्रेज कह रहे हैं हम सबके बाप हैं, सबको मार के तुम लोग केवल मसाला ही लोगे, हम तो भारत को निचोड़ के पूरा खा जाएंगे। और ये अंग्रेजवा आते हैं। उसके बाद डेनिश कहते हैं अच्छा हम कहें केहू से कम। फिर फ्रांसीसी कहते हैं चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो दें। इस तरीके से एग्जाम में बार बार मैं क्यों रटवा रहा हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से बताता हूँ कि आपको हमेशा याद हो जाए। ये हमारे पढ़ाने का वे है, तो सबसे पहले ये सब आ जाएंगे। इस तरीके से 60 गुना का फायदा होता है। और फिर से वास्को डिगामा को लत लग जाती है, मुझे तो तेरी लत लग गई, और एक बार आते हैं, खूब मसाला बेचते हैं, खूब फायदा कमाते हैं, कहते हैं कि हेनरी एक बार और जाएंगे, कहता जाओ बेटा एक बार और जाओ। और इस तरीके से दूसरी बार आता है वास्को डिगामा, कब? 1502 में। कब? 1502 में। यानी अभी तक कुल 1498 में 1502 बार। और वो कहते हैं फिर जाके खूब मसाला बेचते हैं, खूब फायदा होता है, फिर कहते हैं कि एक बार और जाएंगे। अब इनको भैया लत लग गई थी कि डेली आइसक्रीम खाएंगे, डेली हलवा पूरी खाने की आदत पड़ गई। फिर आते हैं कब? 1524 में। और यही 1524 में जब आता है तबीयत खराब हो जाती है, मामला गड़बड़ा जाता है और इसका मामला सेट हो जाता है और कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी वास्को डिगामा के बारे में भारत में कुल कितने बार आता है? 3 बार। पता ना कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है। सबसे पहले 1498, दूसरा 1502, तीसरा 1524। तो भारत में 3 बार आता है। और कहाँ पे मृत्यु हो जाती है? कोचीन में मृत्यु हो जाती है। वास्को डिगामा से संबंधित ये सब सारी बातें याद रख लेना। अब आगे देखेंगे। अब इस तरीके से पुर्तगाली आ गए और पुर्तगालियों का आगमन ऐसे ही आएगा। और याद रख लेना, जब यहाँ पे ये पुर्तगालिया सब करेंगे तो दिक्कत किसको होगी? एक बात बताइए, जैसे हम एक जगह के मालिक हैं, धीरे धीरे वहाँ भीड़ बढ़ने लगेगी, दूसरे आके अपना मोनोपोली करेंगे, एकाधिकार करेंगे, तो मुझे दिक्कत होगी ना। तो पहले ही जब मैंने वीडियो शुरू किया था मैंने ये बताया था कि यहाँ पे पहले मोनोपोली थी अरेबियन के, जो अरब व्यापारी थे इनकी पहले मोनोपोली थी। लेकिन पुर्तगालियों के आने से दखल होता है और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पे लड़ाइया की स्थिति, भैया एक मयान 50 तलवार, तो दिक्कत होगी ना। और धीरे धीरे यहाँ पे लड़ाई की स्थिति पैदा हो जाएगी। और यही जब लड़ाई की स्थिति पैदा होगी तो वही भारत में पुर्तगाली गवर्नर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं लड़ाइयों के लिए, अपनी गतिविधियों को यहाँ संचालन करने के लिए धीरे धीरे भारत में पुर्तगाली गवर्नर आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमने देखा भारत की खोज हो चुका है और पुर्तगाली भारत आ चुके। और सबसे पहले देखा जाए पुर्तगालियों में देखेंगे तो पुर्तगाली जब आते हैं, पुर्तगाली, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, 1498 में आते हैं और 1961 में जाते हैं। यानी सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। देर से आना और देर से आना देर से जाना, ये साहेब ये ठीक नहीं। खलनायक मूवी का गाना सुन लीजिएगा। नहीं देर से आना जल्दी जाना, ए साहेब ये ठीक नहीं। देखो तुम हमको ना तड़पाना। चलो ये सब छोड़ते हैं, आते हैं तड़पाते हैं पुर्तगाली को पढ़ा पढ़ा के। अब देखें यहाँ पे पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में आते हैं। वास्को डिगामा से संबंधित 3-4 क्वेश्चन याद रख लेना। भारत में 3 बार आता है, कोचीन में मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से जब पुर्तगाली आ जाते हैं तो भारत में सबसे पहला कारखाना
कोचीन में खोलते हैं। याद रख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन यही पूछ देगा कि सबसे पहला कारखाना कहाँ खोलते हैं, कोचीन में खोलते हैं। और ये जब लड़ाइयाँ शुरू होंगी अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे धीरे धीरे गवर्नर जनरल आएंगे और इसका सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल आएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा से संबंधित यही सब सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये सब भारत में 1505 में आता है। कब आता है? यह भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर रहता है जो 1505 में आता है। पहला पुर्तगीज गवर्नर, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर रहता है और जो भारत आता है कब? 1505 में। इसने सबसे इसका फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत इसी ने की थी, यानी नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के द्वारा। अल्मोड़ा बन लिख दिया, अल्मोड़ा मुझे याद है, अल्मीड़ा याद रख लेना, उत्तराखंड ना जन अल्मोड़ा। सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करता है, 1505 में आता है। अब यहाँ पे देखेंगे, आखिर दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि आखिर ये ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या है। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये जो अरब सागर है, यहाँ पे ये कहा जाता था जितना भी जो नीले पानी का था इन पे पुर्तगालिया का मोनोपोली, एकाधिकार, यानी अगर इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में अगर अरब सागर में कोई व्यापार करना है तो उसके पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। किनसे? पुर्तगालियों से। और यही ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी को लेके काफ़ी लड़ाई होती है। तो पहला जो गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा 1505 में आता है और पहला पुर्तगाली गवर्नर, और ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत इसी के द्वारा की गई थी। आई होप सो कि पहला आपको गवर्नर जनरल समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसी के आगे दूसरा जो गवर्नर आएगा, कौन सा आएगा? अल्फांसो डी दूसरा जो गवर्नर आएगा अल्फांसो डी आएगा आपका। दूसरा जो गवर्नर आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसमें हम देखेंगे कि इसी को देखेंगे कि भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शासक का। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये आता है और पूरे भारत की तकदीर बदल देगा, भारत की स्थितियां बदल देगा। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और यहाँ पे वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। और यही क्या करता है कि 1510 में गोवा को छीन लेता है। किसको छीन लेता है? गोवा को छीन लेता है। किससे छीन लेता है? बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से। किससे भैया? यूसुफ शाह से इसने क्या किया? गोवा को छीन लिया, लेकिन वहां पे केंद्र नहीं स्थापित किया, केवल छीन लिया। यही क्या करता है कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है और कहता है कि जितने भी पुर्तगाली हैं भारतीय महिलाओं से विवाह करो, जिससे इनकी संख्या बल अधिक बढ़े। भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति की शुरुआत करता है कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इस तरीके से देखा जाए तो वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाएगा। 1510 में गोवा को छीन लेता है बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से और पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर ये देखा जाए तो 1510 में गोवा को छीनता है और वही 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लेता है। किस पे?
मलक्का पर कब्जा कर लेता है। कौन? यही अल्बुकर्क कर लेता है। 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लेता है। इस तरीके से देखा हमने कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है, कैसे किस जहाज से आते हैं, वास्को डी गामा सबसे पहला कदम कब रखता है, कहाँ पे रखता है, सब कुछ देख। एक और इसमें गवर्नर निनो डी कुन्हा बचे और भारतीय पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान रहा, पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण रहे, यह सब जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए एक और चीज़, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और खूब ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। ठीक है, जो भी पॉइंट समझ में ना आ रहा होगा आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपका भाई आपके कमेंट का इंतजार करता रहता है, मैं बिल्कुल उसका सही और उत्तर देने का प्रयास करूंगा, प्रयास का 100% दूंगा। इस तरीके से आपने देखा भारत में पुर्तगालियों का आगमन, और यहाँ पे अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का क्या योगदान रहा और पतन के मुख्य कारण क्या रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।